अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे मोलिकुलर कैरियर वेक्टर के बारे में। कैरियर क्या चीज़ होती है? कैरियर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका सामान या आपकी जो भी चीज़ है उसको एक जगह से दूसरी जगह उठाकर लेकर जा सके। जब हम मोलिकुलर कैरियर की बात करते हैं तो हम उस चीज़ की बात करेंगे जो मोलिकुलर लेवल पर आपकी कोई भी डिज़ायर्ड चीज़ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाएगी। मोलिकुलर का मतलब है कि हम सेल लेवल के ऊपर या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट के लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं। नॉर्मली मोलिकुलर कैरियर जो सेल के अंदर हम देखते हैं उनको हम वेक्टर कहते हैं। और जब आप वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, लेकिन जब हम मोलिकुलर बायोलॉजी के हिसाब से बात करते हैं तो वेक्टर एक ऐसी चीज़ है या एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल है जो कि एक व्हीकल की तौर पर या एक सवारी के तौर पर काम करता है और क्या करेगा कि ये आपका पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट या वो डीएनए या जीन जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं उसको उठाएगा और उसको उठाकर होस्ट सेल के अंदर ले जाएगा। और वो भी उस वक्त जब आप क्लोनिंग कर रहे हैं या कोई रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है जी, हमारे पास वेक्टर एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसने आपके डिज़ायर्ड डीएनए को उठाया और उठाने के बाद उसको होस्ट के अंदर ले गया। नॉर्मली जो वेक्टर्स हैं उनका क्या काम है कि वो रेप्लिकेशन में मदद करते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब है कि आपके पास एक डीएनए मॉलिक्यूल था, तो जब वेक्टर के अंदर डालेंगे तो वो रेप्लिकेट करके उसको 1 से 2, 2 से 4 और 4 से मज़ीद जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो बना देगा, यानी कि डीएनए की डुप्लीकेशन में वेक्टर काम करते हैं। इसके साथ साथ वेक्टर्स का जो और काम है वो है एक्सप्रेशन ऑफ योर डीएनए, यानी कि आपने जो डीएनए उस वेक्टर के अंदर डाला है उस डीएनए को प्रोटीन बनाने का काम भी वेक्टर करते हैं। नॉर्मली मोलिकुलर बायोलॉजी में 2 तरह के वेक्टर्स को इस्तेमाल किया जाता है, एक है प्लाज्मिड और दूसरा है वायरस। जब आप प्लाज्मिड की बात करते हैं तो प्लाज्मिड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं कुदरती तौर पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखें हमारे पास एक बैक्टीरिया का सेल है और उस बैक्टीरिया के अंदर यहाँ पर ये क्रोमोसोमल डीएनए है जिसको हम बैक्टीरियल डीएनए कहते हैं। इसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखें तो ये सर्कुलर या गोले की सूरत में हमारे पास डीएनए पाया जाता है और इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ये चूँकि क्रोमोसोम के अंदर नहीं पाए जाते इस वजह से हम इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल कहते हैं, और चूँकि ये सर्कल की फॉर्म में है इस वजह से हम इसको सर्कुलर डीएनए कहते हैं। तो प्लाज्मिड हमारे पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अब प्लाज्मिड का इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि इनके ऊपर जीन्स होती हैं, वो जीन्स जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैदा करती है या फिर फर्टिलिटी में मदद करती है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट का मतलब है कि अगर आप बैक्टीरिया को किसी एंटीबायोटिक से मारने की कोशिश करेंगे तो चूँकि इस प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो वो क्या करेगा कि उस एंटीबायोटिक को तोड़ देगा या ख़त्म कर देगा और बैक्टीरिया जो है वो सर्वाइव कर जाएगा, यानी कि एंटीबायोटिक उस बैक्टीरिया को नहीं मार सकती क्योंकि उसके प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मौजूद है। प्लाज्मिड्स को सबसे पहले डिस्कवर किया गया था डाइजेस्टिव ट्रैक के बैक्टीरियम में जिसका नाम था एस्क्रिशिया कोलाई, जब साइंटिस्ट जो है उसकी सेक्स लाइफ के बारे में स्टडी कर रहे थे। सेक्स लाइफ जो है वो फर्टिलिटी से रिलेटेड है और हमें पता है कि फर्टिलिटी की जो जीन्स हैं वो प्लाज्मिड के ऊपर पाई जाती हैं। अगर आप एग्जांपल्स देखते हैं प्लाज्मिड की तो प्लाज्मिड की एग्जांपल हमारे पास आ जाती है PSC101। यहाँ पर जो P है वो प्लाज्मिड के लिए है, यानी कि प्लाज्मिड की शॉर्ट फॉर्म PSC101 उसका नाम आ जाता है। और ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसके अंदर टेट्रासाइक्लिन की एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन पाई जाती है, यानी कि अगर एक बैक्टीरिया के पास ये प्लाज्मिड होगा तो वो टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टेंट होगा, यानी अगर आप उस बैक्टीरिया को टेट्रासाइक्लिन की मदद से मारने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं मार सकते। दूसरे एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है PBr322। यहाँ पर फिर से P जो है वो प्लाज्मिड के लिए स्टैंड करता है और PBr322 उसका नेम है या नाम है। इसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है 2, एक है टेट्रासाइक्लिन की और एक है एम्पीसिलिन की, यानी कि अगर एक बैक्टीरिया के अंदर PBr322 वेक्टर या प्लाज्मिड पाया जाता है तो इसका मतलब है कि आप उस बैक्टीरिया को ना तो टेट्रासाइक्लिन से मार सकते हैं
और ना ही एम्पीसिलिन से मार सकते हैं, यानी कि वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन के लिए रेजिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। अब प्लाज्मिड एक्चुअली में मदद किस तरह से करते हैं क्लोनिंग में, तो हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो प्लाज्मिड है जिसको हमने इस्तेमाल करना है उसको बैक्टीरिया से अलग करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लाज्मिड आ गया, इस प्लाज्मिड के पास यहाँ पर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। फर्स्ट करते हैं कि हम एग्जांपल ले लेते हैं PS101 की। तो हमें पता है PS101 के पास जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो है टेट्रासाइक्लिन की। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि टेट्रासाइक्लिन की जीन है। मैंने क्या करना है कि मैंने अपने इस प्लाज्मिड के अंदर अपना DNA फ्रेगमेंट डालना है जिसको मैं स्टडी करना चाहती हूँ। मैं क्या करूँगी, मैं प्लाज्मिड को काटूंगी यहाँ से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की मदद से। इसके बाद मैं अपना ये जो DNA फ्रेगमेंट है वो इस प्लाज्मिड के अंदर यहाँ पर डाल दूँगी। तो जब डल जाएगा तो हमारे पास ये हमारा रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड तैयार हो गया, जिसमें हमारा इंसर्ट किया हुआ DNA फ्रेगमेंट है और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। चूँकि हम यहाँ पर एग्जांपल दे रहे हैं PSC101 की, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कौन सी है, टेट्रासाइक्लिन की। फिर मैंने क्या करना है कि मैंने अपना ये रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देना है। ठीक हो गया। और उसके बाद मैं बैक्टीरिया को अलाउ करूँगी कि वो ग्रो करे। बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए मैं क्या करूँगी कि मैं पेट्री प्लेट के अंदर एगर मीडियम डालूँगी। एगर मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसके अंदर वो तमाम न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं जो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए चाहिए। इसके साथ साथ मैं उसके अंदर टेट्रासाइक्लिन भी डाल दूँगी। अब टेट्रासाइक्लिन डालने का फ़ायदा मुझे क्या होगा कि जब ये बैक्टीरिया इसके ऊपर ग्रो करेगा तो सिर्फ वो बैक्टीरिया इस पर ग्रो करेंगे जिसके अंदर मेरा ये प्लाज्मिड मौजूद है। दूसरे बैक्टीरिया जैसे कोई हवा से गिर जाता है या कोई ऐसा बैक्टीरिया भी है जिसके अंदर मेरा प्लाज्मिड गिरा ही नहीं था, तो वो बैक्टीरिया इस पेट्री प्लेट के ऊपर सर्वाइव नहीं करेंगे। तो मेरे पास जो कॉलोनीज़ आएंगी बैक्टीरिया की वो सिर्फ वो कॉलोनीज़ होंगी जिनके अंदर मेरा ये वाला प्लाज्मिड है, यानी वो प्लाज्मिड जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट मौजूद है। इसके बाद मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ से अपने बैक्टीरिया की कॉलोनीज़ को पिक करूँगी और उसके बाद अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जिस तरह भी से भी मैं स्टडी करना चाहती हूँ मैं उसको फर्दर स्टडी कर लूँगी। फिर आ जाता है हमारा दूसरा वेक्टर जो कि वायरस है। वायरस को भी आप मोलिकुलर कैरियर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जीन को होस्ट में भेजने के लिए। इसमें हमारे पास दो वायरसेस आ जाते हैं, एक आता है रेट्रोवायरस और एक आता है एडिनोवायरस। अब आपने करना क्या है कि आपके पास जो वायरस है उसके अंदर जीनोम पाया जाता है। आपने उस जीनोम के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो दाखिल कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जबकि बाकी का जो लाल आपको नज़र आ रहा है वो वायरस का अपना DNA या अपना जीनोम है। उसके बाद क्या करते हैं कि आप अलाउ करते हैं इस वायरस को कि वो जाके सेल को इन्फेक्ट करे। ये बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है या कोई और सेल भी हो सकता है जिसमें आपने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट दाखिल करना है। वायरस क्या करेगा कि सेल के अंदर एंट्री गेन करेगा और उसके बाद जो उसका जीनोम है वो उसके अंदर रिलीज़ कर देगा। अब ये जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या करेगा कि जहाँ पर भी उसकी डेस्टिनेशन है, चाहे उसने DNA के साथ जाके मिलना है या उसने प्रोटीन बनानी है, वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से आप प्लाज्मिड को या वायरस को मोलिकुलर कैरियर वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपनी डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेसन मोलिकुलर कैरियर वेक्टर के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।